Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 11.2 राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स अ जनरल हिस्ट्री। प्रादेशिक राज्यों का उद्भव, सामान्य इतिहास अब हम लोग पढ़ेंगे। इन द लेसन्स यू हैव स्टडीड अबाउट द रीजनल स्टेट्स फ्रॉम द 7th to the 13th सेंचुरी। अब देखिए आगे के वीडियोस में आपने 7वीं से 13वीं सदी की जो अवधि थी, जो समय था, उसमें प्रादेशिक राज्यों के संबंध में पढ़ा था। अब ये वही पढ़े होंगे जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं। व्हाट हैपेंड टू दीज स्टेट्स? इन राज्यों का क्या हुआ? डिड दे डिसअपियर कंप्लीटली फ्रॉम मिडीवल इंडियन पॉलिटिक्स? क्या ये राज्य मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक परिदृश्य से पूरी तरह से समाप्त हो गए? A large number of these regional states continue to exist after the 13th century, but there were changes in the ruling dynasties and geography of these states. अब देखिए इनमें से बहुत बड़ी संख्या में ये प्रादेशिक राज्य 13वीं सदी के बाद भी अस्तित्व में बने रहे, परंतु इन राज्यों पर शासन करने वाले राजवंशों और भूगोल में परिवर्तन आते रहे। अब देखिए जो लोग राज कर रहे थे वो बदल रहे थे, भौगोलिक परिस्थिति बदल रही थी। इन दिस सेक्शन यू विल गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द रीजनल स्टेट्स फ्रॉम द 13th टू द 18th सेंचुरी। अब ये जो वीडियो है यहाँ पर आप क्या देखने वाले हैं, इस खंड में आप 13वीं से 18वीं सदी के समय के दौरान, अवधि के दौरान प्रादेशिक राज्यों के संबंध में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। द दिल्ली सल्तनत expanded as a result of the annexation of these states like Bengal, Bihar, Gujarat, Malwa, various Rajput states of Rajasthan like Ranthambore, Jalore, Nagaur, Ajmer, the Deccan states of Warangal, Telangana, Yadavs of Devgir, and the southern states of the Hoysalas of Dwarsamudra, Pandyas of Madurai, and so on. दिल्ली सल्तनत का कई राज्यों जैसे बंगाल, बिहार, गुजरात, मालवा, राजस्थान के अनेक राजपूत राज्य जैसे रणथंभौर, जालौर, नागौर, अजमेर, दक्कन प्रदेश के वारंगल व तेलंगाना राज्य, देवगिर के यादव और दक्षिणी राज्यों में द्वार समुद्र के हायसल, मदुराई के पांड्या और इसी प्रकार के अनेक राज्यों के साथ जुड़ने के कारण विस्तार हुआ। We have studied about the various campaigns of Alauddin Khilji and the shift of the capital from Delhi to Daulatabad in the Deccan during Muhammad bin Tughlaq's period. अब देखिए बोल रहा है अलाउद्दीन खिलजी की अनेक लड़ाइयों और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, दक्कन में बदल दिया गया था। इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में आपको बताए थे। Those states that were annexed to the Sultanate formed various provinces and were placed under the administration of the provincial governors. अब देखिए बोल रहा है जिन प्रदेशों को सल्तनत के साथ जोड़ा गया था वे विभिन्न प्रांत बने और उन्हें प्रांतीय सूबेदारों के प्रशासन के अधीन रखा गया। From the establishment of the Delhi Sultanate in the 13th century till its downfall in the 15th century, there was a constant interaction between the provinces that were once upon a time independent states and the center, that is Delhi. अब देखिए 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर
15वीं सदी में इसके पतन तक प्रांतों जो पहले स्वतंत्र राज्य थे केंद्र दिल्ली के साथ परस्पर अंतःक्रिया करते थे, इनमें संबंध था। However, rebellions from these areas never ceased. We all know that as a prince, Muhammad bin Tughlaq spent his entire career in crushing the rebellions in the Deccan, Odisha and Bengal. अब देखिए, परंतु इन क्षेत्रों से सिर उठाने वाले विद्रोहियों को कभी पकड़ा नहीं जा सका। हम सभी जानते हैं कि राजकुमार के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन काल दक्कन, उड़ीसा और बंगाल के बागियों को दबाने में बिता दिया। Though these regions were now a part of the Delhi Sultanate, the regional characteristics of language, art, literature, and religion remained. यद्यपि अब यह क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का भाग था, परंतु भाषा, कला, साहित्य और धर्म जैसे प्रादेशिक विशेषताएं अभी भी इसमें मौजूद थीं। In fact, when Islam reached here, it acquired a regional flavor. असल में जब इस्लाम यहाँ पहुँचा तो इसने यहाँ की प्रादेशिक विशेषताओं को ग्रहण किया। These states already had settlements of Muslim merchants and Muslims employed in the army. इन प्रदेशों में पहले से ही मुस्लिम व्यापारी थे और सेना में भी नियुक्त मुस्लिमों की संख्या मौजूद थी। Though there was hardly any regional ruling dynasty, the provincial governors of the Sultanate allied with the local Rajas and Jamindars and asserted their independence. फिर भी सल्तनत के प्रांतीय सूबेदारों ने स्थानीय राजाओं और जमींदारों के साथ दोस्ती की, मित्रता की और उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार किया। Most of the regional states that came up after the 14th century, when the Delhi Sultanate was declining, were a result of the rebellions of the governors. अब आगे बोल रहा है, 14वीं सदी के पश्चात जब दिल्ली सल्तनत का पतन हो रहा था तो अधिकांशतः प्रादेशिक राज्य सूबेदारों की बगावत का परिणाम था। आगे देखिए, The establishment of Vijayanagar and the Bahmani were a result of the assertion of power by the provincial officers like Harihar and Bukka and Alauddin Hasan Bahman Shah respectively. विजयनगर और बहमनी की स्थापना क्रमशः हरिहर व बुक्का और अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जैसे प्रांतीय अधिकारों द्वारा अपना अधिकार जमाने के परिणाम स्वरूप हुई थी। During the same period, Bengal in the east and Multan and Sindh in the west became independent. अब देखिए आगे बोल रहा है, इसी अवधि के दौरान पूर्व में बंगाल और पश्चिम में मुल्तान और सिंध स्वतंत्र हो गए। Firoz Shah Tughlaq tried to regain the lost territories but could not do so. He tried unsuccessfully to take over Bengal. He attacked and plundered Jajnagar, Odisha, but did not annex it. He plundered Kangra and suppressed revolts in Gujarat and Thata. अब देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने अपने खोए हुए प्रदेशों को फिर से हासिल करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुआ। उसने बंगाल को जीतने का भी एक असफल प्रयास किया। उसने जाजनगर, उड़ीसा पर भी आक्रमण किया और वहां लूटपाट की मगर उसे भी अपने राज्य में नहीं मिला सका। उसने कांगड़ा को लूटा और गुजरात और थट्टा में विद्रोह को दबाया। आगे देखिए, With the death of Firoz Shah Tughlaq in 1338, the decline of the Sultanate began. 1338 में
फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु के साथ ही सल्तनत का पतन शुरू हो गया। As we have just mentioned, a large number of local governors became powerful and asserted their independence in the province. जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया है, बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय सूबेदार शक्तिशाली बन गए थे और प्रदेशों में उन्होंने स्वतंत्र अधिकारी की घोषणा कर दी थी। The relationship between the Sultan and the nobles worsened. सुल्तान और कुलीनों के परस्पर संबंध बिगड़ने लगे थे। The conflict with the local rulers and zamindars, as well as regional and geographical tensions, weakened the Sultanate further. अब देखिए, बोल रहा है स्थानीय शासकों और जमींदारों के आपसी झगड़ों के साथ साथ प्रादेशिक और भौगोलिक तनाव ने सल्तनत को और कमजोर बना दिया। The declining Sultanate received the final blow with the invasion of Timur in 1398. Timur was a Turk who had come from Central Asia to plunder the wealth of India. Timur entered Delhi and mercilessly killed both the Hindus and Muslims and massacred women and children as well. अब देखिए, पतन की ओर बढ़ती सल्तनत को एक और बड़ा झटका 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण से लगा। तैमूर एक तुर्की था और मध्य एशिया से भारत में यहाँ की संपदा लूटने के लिए आया था। तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया और उसने बड़ी बेरहमी से हिंदुओं, मुसलमानों, औरतों और बच्चों का कत्ल कर दिया। 15 years after the Timur's raid in Delhi, the Delhi Sultanate declined. दिल्ली पर तैमूर के हमले के 15 वर्ष के बाद सल्तनत का पतन हो गया। The sultanates in Gujarat, Malwa and Jaunpur near Varanasi emerged as powerful regional kingdoms. गुजरात, मालवा और वाराणसी के पास जौनपुर की सल्तनतें शक्तिशाली प्रादेशिक साम्राज्य के रूप में उभरी। Gujarat and Jaunpur were constantly engaged in tension with the Lodhis of the Delhi Sultanate 1451 to 1526 AD. गुजरात और जौनपुर लगातार दिल्ली सल्तनत के लोधियों के साथ 1451 से 1526 ईस्वी तक तनाव में उलझे रहे। New regional states independent of the Delhi Sultanate arose in the central and south India too, out of which the prominent ones were the Gajapatis of Odisha, the Bahamanis and the विजयनगरा एम्पायर। अब देखिए, विजयनगर एम्पायर बोल रहा है कि दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र नए प्रादेशिक राज्य मध्य और दक्षिण भारत में भी उभर कर सामने आए, जिनमें से प्रमुख थे उड़ीसा का गजपति, बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। The Lodhi sultans like Bahlol Lodi 1451 to 1485 and Sikandar Lodi 1489 to 1526 tried to keep these regional kingdoms under control. Finally, during the rule of Ibrahim Lodi 1517 to 1526, Bihar declared its independence. Daulat Khan, the governor of Punjab, rebelled and invited Babur to invade India in 1526. अब देखिए, बोल रहा है बहलोल लोधी 1451 से लेके 1485। अब देखिए, यहाँ पे अलग अलग लोगों का क्या समय रहा, ठीक है, वो बताया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बहलोल लोधी का बताया जा रहा है, जो कि आपका 1451 से 1485 रहा। उसके बाद सिकंदर लोधी 1489 से 1526 जैसे लोधी सुल्तान ने इन
प्रादेशिक राज्यों को अपने नियंत्रण में करने का प्रयास किया। अंत में इब्राहिम लोदी के शासन के दौरान 1517 से 1526 बिहार ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। पंजाब के सूबेदार दौलत खान ने बगावत कर दी और 1526 में बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया। आगे देखिए। With the establishment of the Mughal Empire in 1526 AD and its expansion in the later period, the ruling dynasties in the regional states gradually lost their power, and these states over a period of time became the part of the Mughal Empire. But the regional features of language, art, literature, and religion continued with changes. With the decline of the Mughals in the 18th century, there were rebellions of the provincial governors, and a few annexed states declared their independence. As a result, new regional kingdoms arose. For instance, Punjab, Bengal, Awadh, Hyderabad, Mysore, and the Marathas. 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना और बाद की अवधि में इसके विस्तार के बाद प्रादेशिक राज्यों में राज करने वाले राजवंशों की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी और कालांतर में ये राज्य मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गए। परंतु भाषा, कला, साहित्य और धर्म इत्यादि जैसी विशेषताएं कुछ परिवर्तनों के साथ मौजूद रहीं। 18वीं सदी में मुगलों के पतन के बाद प्रांतीय सूबेदारों ने बगावत की और कुछ राज्य जो मुगल साम्राज्य के साथ जोड़े गए थे उन्हें अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इसके परिणाम स्वरूप नए प्रादेशिक साम्राज्यों का उदय हुआ, जैसे पंजाब, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मसूरी और मराठा।